यहाँ तक पहुँचने में जी कितने पापड़ बेले हैं, जी। कैसी रही जर्नी? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। क्योंकि मेरा जो प्रीलिम्स है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया और फिर मेंस में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम जा रही थी, बार बार मैं प्रयास कर रहा था। पहली खुशखबरी कैसे मिली और वो रिएक्शन क्या था? फिर मैं जैसे ही 200 के पास पहुंचने वाला था तो 198 पे मुझे मिल गया और वो जो मोमेंट होता है कि भाई ये बस हो गया। मतलब आप 5 प्रयास कर चुके थे और उन प्रयासों में असफल हो गए थे। जी जी आखिरी प्रयास ये था। जी। ये धैर्य कैसे बना रहा? तो फिर मैंने कहा कि एक बार और प्रयास करते हैं, जो गलतियां उनको फिर से इम्प्रूव करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद भगवान इसी बात का वेट कर रहे थे, तो फाइनल टेस्ट पास हुआ। और फिर तो निश्चित तौर पे जो पेशेंस है वो एक फंडामेंटल आइडिया है इस पूरी प्रोसेस का। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो एक तरह से एलियन हो जाते हैं, फिर वो इस ग्रह की ज्यादातर लोगों से मतलब नहीं रखते, वो 18 घंटे 22 घंटे पढ़ते हैं। ये सारे मिथ हैं कि ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? नहीं, मुझे लगता है कि ये पूर्णतः सारे मिथ ही हैं, परंतु मैं नहीं कहूँगा कि मैं 18 घंटे पढ़ रहा था। मैं वही पढ़ाई कर रहा था 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे। नमस्कार, पेप्टिक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, जहां बातें होती हैं खुलकर। कोई आपके आसपास के मोहल्ले का, गांव का या शहर का लड़का अगर यूपीएससी क्रैक कर ले और कलेक्टर एसपी बनने वाली उस परीक्षा में सफल हो जाए तो आपको कितनी खुशी होती होगी। यही खुशी इस वक्त मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि हमारे अपने मध्य प्रदेश या अपने बुंदेलखंड के उस हिस्से से एक नौजवान ने ये कामयाबी हासिल की है। आज वे हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं आशुतोष मिश्रा की। आशुतोष ने हाल ही में यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें पूरे भारत में 158वीं रैंक हासिल की है। इस बड़ी परीक्षा में वो सफल हुए हैं और लगभग ये तय है कि वो आईपीएस बन सकते हैं। आशुतोष मिश्रा की ये पूरी जर्नी कैसे रही और उन्होंने इस सफलता को हासिल करने के लिए कितना संघर्ष किया, उनके शौक, उनकी रुचियां क्या हैं और वो सोचते किस तरह से हैं, इस पूरे पॉडकास्ट में वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आशुतोष आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल पहला वही जी कि यहाँ तक पहुँचने में जी कितने पापड़ बेले हैं, कैसी रही जर्नी, कहाँ से आते हैं, किस तरह का पारिवारिक बैकग्राउंड रहा और फिर इस परीक्षा तक पहुँचना और यहाँ सफल होना, कैसी जर्नी थी? जी, तो बेसिकली मैं छतरपुर से ही हूँ लोकल, और मेरी जो स्कूलिंग है वो छतरपुर से ही, इनिशियली सरस्वती शिशु मंदिर से, और फिर मैं एक्सीलेंस जो नंबर 1 स्कूल है इंग्लिश मीडियम से, मैंने वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट की। फिर मेरी जो ग्रेजुएशन हुई वो 2019 में मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गया। और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। क्योंकि मेरा जो प्रीलिम्स है वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया और फिर मेंस में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम जा रही थी, बार बार मैं प्रयास कर रहा था। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू भी दिया, 5th में जो मेरा मेंस निकला और फिर इंटरव्यू दिया, परंतु अनफॉर्चुनेटली फिर भी मेरा 6 नंबर से जो वो मिस हो गया लिस्ट में आने से। परंतु इस बार बड़े उसके साथ कि 198 रैंक मुझे मिली है, तो इस बार बहुत खुशी का मोमेंट है। इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो मोमेंट याद करके बताइए जब पहली बार, अभी कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आया है, जब रिजल्ट में पहली बार सुना कि अब इस बार वो तपस्या पूरी हुई जिसका इंतजार कर रहे थे, लगातार 5 बार एग्जाम दिया, 6वीं बार हुआ, तो वो पहला मोमेंट, पहली खुशखबरी कैसे मिली और वो रिएक्शन क्या था? जी, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको लगभग पता चल जाता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, और यूजुअली हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं जो भी एस्पिरेंट्स रहते हैं, कि उसमें जो ग्रुप्स रहते हैं उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो आइडिया तो था कि आने वाला है, ये था कि करीब 1-2 बजे के आसपास आएगा। तो मैं भी, जो मेरा रूम है मतलब घर से जो मेरा रूम है वहाँ पे आके मैं बैठ के वेट कर रहा था मोबाइल में कि भाई अब आने वाला है, आने वाला है। और एक वो आपको जो हार्ट बीट है वो बहुत हाई रहती है कि होगा, और चूंकि आपका बार बार ऐसे एक्सपीरियंस रहता है कि भाई उस लिस्ट में आया था, नहीं हुआ था, तो वो मोमेंट भी याद आता है कि फिर से नाम ना हो। इस बार जब मैंने लिस्ट खोली तो यूजुअली ये भी लोग करते हैं कि आप सर्च कर लीजिए नेम,
और अगर उसमें कोई आ गया कि हाँ एक बंदा इस नाम का है तो होप धीरे धीरे, और फिर देखते हैं नाम। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं लिस्ट को 1 से जाके देखूंगा, 1 2 3, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। तो जाके मैं देखता रहा, जब मैं 100 क्रॉस कर गया तो मुझे लगा अभी भी होगा। फिर मैं जैसे ही 200 के पास पहुंचने वाला था तो 198 पे मुझे मिल गया, और वो जो मोमेंट होता है कि भाई ये बस हो गया तो बहुत उसके बाद फिर बहुत खुशी, फिर जाके मम्मी को बताया, पापा को बताया, घर पे सारे लोगों को बताया, और बहुत रिलीव्ड फील हुआ कि भाई ये जर्नी जो 6 साल से चल रही थी आज एटलीस्ट एंड पॉइंट पे सही उस पर पहुंच गई। बहुत। तो ये खुशी सबसे पहले किसके साथ शेयर की थी? ये सबसे पहले मैंने मेरी मम्मी को जाके बताया कि मम्मी को एक्चुअली ये मैंने नहीं बताया था कि आज रिजल्ट आने वाला, बिकॉज मैं किसी को टेंस्ड कि भाई पहले से लोग परेशान हो, जो आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन जैसे आ गया तो मैं गया तो उनको मेरे हाव भाव से समझ में आ गया कि हाँ भाई ये रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट आया है, नहीं तो ये इतना अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करता। और एक उन्हें भी था कि आने वाला है, लेकिन जैसे ही उन्हें समझा, फिर उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा फिर खुश हो गए। फिर मैंने सारे परिवार के लोगों को। थोड़ा परिवार के बारे में ही बताइए, कौन कौन है परिवार में और कैसे इस पूरी यात्रा में आपके सहायक रहे ये लोग? जी, तो बेसिकली मेरे जो माता पिता हैं और मेरे एक छोटा भाई है, एक बड़ी बहन है। लेकिन जो हमारा एक जॉइंट फैमिली का कल्चर है हमारे यहाँ, मेरे जो पापा जी लोग हैं, ये 4 भाई हैं। मेरे बड़े पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं, और 2 मेरे चाचा लोग हैं। और हम लोग के घर भी बहुत पास पास बने हैं, तो बहुत कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े पापा हैं, ये चाचा हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही मुझे ये पता चली, मम्मी को बताया, पापा घर पे नहीं थे तो मैं फिर बड़े पापा के यहाँ गया, फिर उनके पैर पड़े, उनको बताया, फिर उनको खुशी हुई, फिर चाचा लोगों को सबको बताया। तो जो ये फैमिली है, और उससे जब सेलिब्रेशन हो रहा है तो सारे लोगों का एक साथ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मतलब ये जो हम लोगों का कल्चर है वो मैं न्यूक्लियर फैमिली नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा कि जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है वही है, वो कल्चर से आते हैं। अच्छा, आपके पिता खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल हैं छतरपुर में ही। जी। उनको कितनी खुशी हुई ये जानकर कि अब उनका बेटा आईपीएस बनेगा? जी जी। और ये ख्याल आपको खुद को कितना छूता है? क्योंकि मीडिया आपके लिए जब लिख रहा था, हेडलाइंस बना रहा था, तो यही बना रहा था कि हेड कांस्टेबल के बेटे को अब यूपीएससी क्रैक की है और अब आईपीएस बनेंगे। जी जी। निश्चित तौर पे जब मैंने अपने पिताजी को इस बात की जानकारी दी, हालांकि उस समय नहीं पता था कि क्या मिलेगा अभी भी, लेकिन एक अंदाज़ा था कि रैंक अच्छी आई है तो कुछ अच्छा मिलेगा। और जब मैंने उन्हें बताया तो एक वो जो यूरेका मोमेंट होता है कि भाई बस हो गया, और बहुत अच्छा। फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ, उन्होंने, चूँकि वो ऑफिस में थे उस समय, एडिशनल एसपी मैम के रीडर हैं वो, तो फिर उन्होंने वहाँ पे एसपी सर को बताया, मैम को बताया, और फिर सर ने बोला कि बहुत अच्छा। और फिर सर ने तभी मुझे पापा के थ्रू मुझे कहा कि जल्दी आओ, मिलवाइए, और फिर सर ने रिस्पेक्ट सम्मान दिया मुझे। तो मतलब एक बहुत ही, तब से वो बहुत खुश हैं। आशुतोष, ये बताइए, क्योंकि आपकी इस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि आपका 6वां और आखिरी अटेम्प्ट था ये। जी। मतलब आप 5 प्रयास कर चुके थे और उन प्रयासों में असफल हो गए थे। जी जी। आखिरी प्रयास ये था। जी। ये धैर्य कैसे बना रहा लक्ष्य के प्रति? जी। और दूसरे विद्यार्थी जो आपको सुनेंगे, उनको भी कैसे समझाएंगे कितना धैर्य चाहिए होता है? जी। तो मतलब बहुत सही प्रश्न है ये, कि जो पेशेंस है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस प्रोसेस में, खास करके यूपीएससी के प्रोसेस में। बिकॉज जो एग्ज़ाम है वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप नहीं कह सकते हैं कि ये बंदा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेजेस हैं, मल्टीपल स्टेज हैं, और किसी भी स्टेज पे अगर कोई इशू आता है तो आप फिर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा सीन ये था कि भाई मुझे ये पता था कि मुझे टोटल 6 अटैम्प्ट मिले हैं, और मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, मैंने मेंस दिया फिर नहीं हुआ। तो मेरा ये था कि मैं दूसरे तीसरे अटैम्प्ट तक तो फाइट करता रहा। फिर मुझे डाउट हुआ, सेल्फ डाउट होने लगता है आपको, लेकिन फिर से मैंने एक बार, चूँकि जो एक कमिटमेंट होता है आपको अपने ड्रीम के प्रति कि भाई ये होगा, ये होगा, ये मैंने इस चीज़ को फील किया है कि ये होना चाहिए। और जब 5th अटैम्प्ट में भी मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा डाउट हुआ कि शायद हो सकता है ये चीज़ आपके लिए ना हो। फिर एक जो लास्ट रहता है कि ठीक है 6th अटैम्प्ट भी देता हूँ मैं, नहीं होगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ नहीं हुआ है। लेकिन एक जो लास्ट होता है, कल के दिन ये कसक नहीं रहनी चाहिए कि भाई वो शायद वो दे लेता, कि हाँ बहुत करीब पहुँच गए थे। तो फिर मैंने कहा कि एक बार और प्रयास करते हैं, जो गलतियां उनको फिर से इम्प्रूव करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद भगवान इसी बात का वेट कर रहे थे, तो फाइनल टेस्ट पास हुआ। और फिर तो निश्चित तौर पे जो पेशेंस है वो एक फंडामेंटल आइडिया है इस पूरी प्रोसेस का। आपके 6 वर्षों के दौरान
कभी ये था कि भाई ये प्लान ए बना लेते हैं, ऐसा हुआ तो ये कर लेंगे, नहीं तो फिर प्लान बी है, प्लान सी है, या कभी कोई जॉब बीच में ज्वाइन की, या कभी कुछ, वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। जी, तो इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब मैंने कॉलेज में 2019 में पास आउट हो रहा था, तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स होते हैं। मैंने प्लेसमेंट का फॉर्म एप्लीकेशन नहीं भरा कि मुझे क्लियर था कि भाई जॉब नहीं चाहिए मुझे, आज अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा तो फिर उसके बाद शायद आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा और मैं प्रिपरेशन में लग गया। तो मैंने ये तो मेरा क्लियर था कि भाई करना तो यही है, लेकिन जब 4-5 अटैम्प्ट हो जाते हैं फिर आप पर प्रेशर बढ़ता है कि भाई अगर ये नहीं हो रहा है तो कुछ और आप कर लेते हैं। परंतु इस प्रोसेस के दौरान मैंने कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं की, और मेरा जो आप प्लान ए प्लान बी की बात करते हैं तो मेरा क्लियर था कि प्लान ए यही है। परंतु लास्ट फिर मेरा ये भी था कि अगर नहीं होता है, क्योंकि आप सारी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर ये था कि जो होगा वो देखा जाएगा, आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब तक फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, बल्कि मैं अपने दोस्तों से भी, वो मुझसे पूछते थे कि अगर नहीं होता है तो क्या करोगे, तो मैं उनसे खुद बोलता था कि भाई नहीं हो, अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ब्लैंक हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता है कि अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। बट ये ट्रस्ट था कि कहीं ना कहीं फिर अगर नहीं होता है तो हो जाएगा, पर कोई प्लान ऐसा सच नहीं था कि भाई ये नहीं तो ये करूँगा। मतलब अभी जब 4 दिन पहले आपका रिजल्ट आया, उस दिन तक आपके पास कोई प्लान बी नहीं था? नहीं, मैं घर पे रेस्ट कर रहा था, बल्कि मैं कुछ काम भी नहीं था मेरे पास करने के लिए, घर पे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, तो मैं आराम से रेस्ट कर रहा हूँ, या फिर कुछ थोड़े बहुत काम आए, मूवी देख लिया, एंटरटेन कर लिया, तो यही चल रहा था, कोई भी काम नहीं था। ठीक है, एक बात आपने आशुतोष कही कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और 2019 में आप पास आउट हुए, क्या पास आउट होने के बाद ये ख्याल आया कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, या फिर ये और पहले से बीजारोपण था दिमाग में? जी, अब मैं इसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि जो बीजारोपण तो था वो 12th के बाद से ही था मेरे दिमाग में। और इवन चूँकि 12th के बाद काउंसलिंग कम होती है, तो पहले मैं डिसाइड किया कि मुझे क्या ग्रेजुएशन में क्या करनी चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड में जाए। परंतु एक जो जनरल परसेप्शन था सोसाइटी में कि इंजीनियर्स ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो वन ऑफ द रीज़न यही था कि भाई मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में इंटर क्यों किया। और फिर हालांकि फिर प्रिपरेशन का दौर ज़रूर 2019 से प्रॉपरली स्टार्ट हुआ, परंतु जो बीजारोपण था वो तो कॉलेज के टाइम पे ही था कि भाई इंजीनियरिंग ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की ओर जाना है। ठीक है, थोड़ा विद्यार्थी भी आपके इस इंटरव्यू को सुन रहे होंगे और बहुत गंभीरता से समझ रहे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक 10वीं 11वीं के विद्यार्थी को जी, अगर आपकी तरह यहाँ इस मकाम तक पहुँचना है, जी, तो उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की? जी, उसे किस तरह अपना एक रोड मैप बनाना चाहिए? जी। तो बेसिकली चूँकि जो इस एग्ज़ाम के स्टेप्स हैं कि प्रीलिम्स प्रिपेयर होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। अब अगर आप और इसमें आपको एलिजिबिलिटी जो होती है कि भाई आप ग्रेजुएट होना चाहिए, 21 ईयर एज कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो भी 11th-12th में है वो अपनी ग्रेजुएशन करे, और मेरा मानना है कि वो इंजीनियरिंग भी कर सकता है, वो ह्यूमैनिटीज़ से भी कर सकता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और ग्रेजुएशन के साथ ही चूँकि आपको क्लियरिटी है माइंड में, इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वो बहुत फ़ायदे में भी रहता है। तो आप साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप करंट अफेयर को जो एक सामान्य जानकारी होती है उसको साथ साथ रख सकते हैं, वो काम आएगा। और जो बेसिक फिर आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के लिए कौन सी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है कि अगर ज़रूरी नहीं है जो बंदा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है वो मेंस इजीली कर लेगा, या जो मेंस इजीली कर रहा है वो प्रीलिम्स कर लेगा, बोथ आर अ डिफरेंट गेम। सो बेसिकली आपको तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर आपको मेंस के लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होकर करना पड़ेगा। और उसका भी पूरा प्रोसेस है कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो फिर उस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी भूमिका सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारियों के लिए कोचिंग संस्थानों की मानी जाती है। आप इसमें किस तरह से सोचते हैं? कोचिंग संस्थानों की भूमिका क्या है और स्वाध्याय की क्या भूमिका है एक विद्यार्थी के लिए? मुझे लगता है कि आज के दौर में जब हम काफ़ी बदलाव देख रहे हैं, कोचिंग संस्थानों का सिग्निफिकेंस घट गया है। और यूपीएससी में महत्वपूर्ण ये है कि आपकी मेंटरिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, गाइडेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो कोचिंग संस्थानों का रोल वहाँ पर महत्वपूर्ण है कि वो आपको गाइड कितने अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ना क्या है,
करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है एग्ज़ाम को, कैसी प्रोसेस को, और ये सिग्निफिकेंस घट गया है कि भाई ये पढ़ना है, नोट्स ये हैं, बुक्स ये, क्योंकि वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप बुक्स मार्केट से परचेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई लेक्चर्स देख सकते हैं और उनको खुद से पढ़ सकते हैं, परंतु कोचिंग में जो मेंटरिंग है, कोई भी टीचर है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ कोचिंग की, कोई भी आपका जो साथ में निकला हुआ है जिसको पता है, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। और फिर उसके अलावा कोचिंग का महत्वपूर्ण टेस्ट को देने में, या फिर किस तरीके से आपको कौन सी कोचिंग हेल्प करेगी, ना कि जो कन्वेंशनल स्टाइल है कि आप फुल फ्लेज प्रोग्राम में आपने 1.5 साल के लिए अप्लाई कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहता है। आपका खुद का फॉर्मूला क्या रहा, आपने किस तरह से पढ़ाई की? जी, तो मेरा जो कॉलेज के निकलने के बाद मैं दिल्ली गया, बट मैंने कोचिंग कोई फुल फ्लेज कोचिंग ज्वाइन नहीं की। अच्छा। मुझे चूंकि आइडिया लग गया था कि भाई मुझे करना क्या है, तो ऑनलाइन आज के टाइम पे सारा कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट बहुत चीप है, तो आप इजीली लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई यूट्यूब पर बहुत सारे आपके पड़े हुए हैं, फिर टेलीग्राम पर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कोचिंग के लेक्चर्स रहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोचिंग से बिल्कुल भी मदद नहीं ली, लेकिन जो ना के डिफरेंट कोचिंग का एक सब्जेक्ट यहाँ से किया, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, दूसरा यहाँ से किया, तीसरा मैंने सिर्फ बुक पढ़ी, चौथे में मैं कहीं और से मदद ले रहा हूँ, तो ये डिफरेंटली मैंने उनको यूज़ किया। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी कि भाई ये टेस्ट को अप्लाई किया, एवेल्यूएट किया, तो मतलब ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी रही है कि कोचिंग का रोल है लेकिन एक लिमिटेड रोल है। आपकी सेल्फ स्टडी का ज्यादा बड़ा रोल जी, है। निश्चित तौर पर, और गाइडेंस का बड़ा रोल हाँ, है। और मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने लोग भी यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं वो सारा यही कहेंगे कि कोचिंग का रोल 10% है, 15% है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही पढ़ना पड़ेगा और आपको ही इतना मतलब डेवलप हो जाते हैं आप कि प्रोसेस करने लगते हैं कि भाई इसको कैसे अप्रोच करना है। कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता है कि भाई इसको ऐसे करिए तो आपका निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो एक तरह से एलियन हो जाते हैं, फिर वो इस ग्रह की ज़्यादातर लोगों से मतलब नहीं रखते, वो 18 घंटे 22 घंटे पढ़ते हैं। ये सारे मिथ हैं कि ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? नहीं, मुझे लगता है कि ये पूर्णतः सारे मिथ ही हैं। ऐसा नहीं है। ये जरूर रहता है कि थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं लोगों से, बिकॉज टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। परंतु मैं नहीं कहूँगा कि मैं 18 घंटे पढ़ रहा था। मैं वही पढ़ाई कर रहा था 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। डिफरेंस ये रहता है कि कंसिस्टेंसी रहती है, एक सेल्फ डिसिप्लिन रहता है कि भाई मुझे आज इतना कवर करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे आज ये फेस्टिवल है तो यहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, और सामने वाला भी समझता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो जो कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो की है, ना कि एक कमरे में आप बंद हो गए और 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है स्मार्ट वर्क की जब हम बात करते हैं और तो शायद वो भी इसको दर्शाता है। तो आपका खुद का एक डे प्लान क्या होता था? मेरा जो एग्ज़ाम के टाइम पे अगर बात करें, मतलब जैसे एग्ज़ाम दूर है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा बेसिकली जो हमारे आपके डेली रूटीन होते हैं उनको छोड़ के हम पूरे टाइम ही पढ़ते हैं, बिकॉज प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, कंपटीशन रहती है, टेस्ट देना। तो यूजुअली जो 8 से 10 घंटे, जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज हो जाएगा हमारी पढ़ाई का टाइम बढ़ता जाता है, 11 घंटे 10 घंटे, लेकिन यूजुअल जो होता है वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो क्वालिटी स्टडी होती है। मैं ये नहीं करूँगा कि भाई 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, नींद आ रही है, मैं उसमें अगर मुझे लगता है कि मुझे सोना पड़ेगा ताकि मैं 1 घंटे में ज़्यादा कुछ गेन कर पाऊँ, तो यही प्रयास करता हूँ। और यूजुअली टाइम ये रहता है कि हम पूरे टाइम जितना भी हम टाइम निकाल सकें मैक्सिमम, ताकि इसमें कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है कि आपको सिर्फ इतना सिलेबस पढ़ना है। कंपटीशन है, मैं कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ कि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, ताकि सामने वाला अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो मे बी मुझे वो एज मिल जाएगी। तो यही मेरा रहता था। अच्छा, जब पढ़ाई से थोड़ा बहुत वक्त मिलता था जी, तब क्या करते थे और किस तरह, मतलब आपकी रुचियां क्या रहीं, आपके मनोरंजन के क्या साधन रहे? जी, मुझे लगता है कि यूपीएससी में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जब इसमें प्रोसेस में इंटर होते हैं तो जो आपको एंटरटेनमेंट भी न्यूज़ ही मिलती है। आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कोई विजिट हुई, अब वो सिर्फ हम इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो हमारे लिए न्यूज़ है, वो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई, क्या स्पीच दी, उसमें हमको मज़ा आ रहा है। कोई एनालिसिस हम सुन रहे हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशन पर हम सुन रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए। तो इसलिए भी नहीं ज़रूरी है कि देख रहा हूँ कि मुझे न्यूज़ गेन करना है, पढ़ना है, मुझे खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई हाँ अच्छा ऐसा, और मुझे मज़ा आ रहा है किस तरीके
से डिस्कशन चल रहा है, तो यूट्यूब पर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई ये, या कोई मूवी ऐसे बनी, तो मुझे लगता है कि ये सारा वो चूंकि एटमॉस्फेयर ही ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप एंटरटेनमेंट मतलब आपकी जो पढ़ाई है वही आपके मनोरंजन की खुराक भी बन जाती है। जी जी जी। यूट्यूब का आपने नाम लिया, सोशल मीडिया तो मतलब ये माना जाता है कि भाई ये तो बहुत हानिकारक है पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए, आप उसका सदुपयोग कैसे कर रहे थे? जी मतलब ये जो हानिकारक है मैं तो नहीं कहूँगा, बेसिकली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल उसको यूज़ कैसे करता कैसे है। कर रहे हैं। और मेरा ये था कि जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेरे अकाउंट्स थे पर मैं एक्टिव नहीं था। वो नेचुरल है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई मुझे जानकारी सारी कुछ रहती थी, कभी अगर ओपन भी किया तो ओपन भी कर लिया, लेकिन हाँ एक लिमिट, एक डिसिप्लिन बना के आप यूज़ कर सकते हैं। और यूट्यूब पर मैंने बताया कि उसका भी मैं भरपूर यूज़ करता था, परंतु चूंकि हम लोग का सिस्टम ही ये रहता है कि हमारा जो यूज़ है वो मैक्सिमम यूज़ हमारी प्रिपरेशन के ही, उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, हम यूज़ भी करते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उससे कोई लॉस होता है। बहुत सारी बातें आप लोगों के इंटरव्यूज़ को लेकर होती हैं जी। कि जब यूपीएससी के बंदे का इंटरव्यू होता है तब बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें पूछी जाती हैं कि कोई पूछ लेता कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आपके शर्ट में इस वक्त कितने बटन हैं, इस तरह के सवाल होते हैं क्या इंटरव्यू में? जी नहीं, कि ये सारी फालतू की बातें हैं? ये सारी फालतू की बातें, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, और बहुत शार्प लोग होते हैं, वो आपको जज करते हैं आपकी ओपिनियन के बेस्ड पर। यूजुअल क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछेंगे आपसे, लेकिन वो उस पर जज करेंगे जो सामान्य आपका इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, आपने क्या किया है, और उनके पास एक डेफ फॉर्म होता है जिसमें आपकी डिटेल होती है, सारा कुछ डिटेल होता है, तो उससे रिलेटेड, परंतु उसमें भी वो इस तरीके से प्रश्न करते हैं ताकि वो आपकी इंटीग्रिटी को जज कर पाएँ, आप कितने अच्छे, करेज आपका कितना है, कि आप भविष्य में किस तरीके के ऑफिसर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर में आप दब जाएंगे या फिर आप करप्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि वो आपकी जो इंटीग्रिटी है उसको महत्वपूर्ण तरीके से टेस्ट करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे? जी यूजुअली जो मेरे क्वेश्चंस थे वो इनिशियली, चूँकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो जबलपुर से हुई है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो और उसमें मेरा एक एनजीओ में काम करता था, मतलब हम लोग जो स्टूडेंट रहते हैं, कारबा नाम का एक एनजीओ था, तो उससे रिलेटेड जो मैंने काम किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद मेरा जो बैकग्राउंड है इंटरनेशनल रिलेशन का, जो मेरा ऑप्शनल है, उससे ज़्यादा डिस्कशन हुआ इजराइल से, या यूक्रेन वॉर चल रहा था, और जो नॉर्मल मेरा ऑप्शनल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए मेरे में। तो मतलब आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी, जो ज्ञान था, इंफॉर्मेशंस जो थी, वो तो प्री में और मेंस में पूछ ली गई, इसमें आपके ओपिनियन को जज किया गया कि आप सोचते किस तरह से, और यही काम होता है यूपीएससी के इंटरव्यू का। जी, इंटरव्यू का मेन जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बनना, आप बहुत आराम से सॉरी सर बोल दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि सब कुछ नहीं पता होता है और आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। फंडामेंटल आइडिया ये है कि आपकी ओपिनियन क्या है और इस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, कि ये सुटेबल कैंडिडेट है एक ऑफिसर बनने के लिए कि नहीं। तो यही वो टेस्ट करते हैं, ना कि आपका नॉलेज। कितने मिनट का ये इंटरव्यू होता है? ये 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। अच्छा, और सभी को 30 मिनट देने होते हैं? जी जी, सबको 30 मिनट। किसी के साथ वो बोर भी हो जाए तब भी 30 मिनट ही देना होते हैं? नहीं, ऐसा कोई रूल तो नहीं रहता है, यहाँ जो चेयर बोमर करते हैं वो डिसाइड करते हैं, बट जो यूजुअल टाइमिंग जो दी जाती है, कि जैसे कि मेरा 2:30 PM पर हुआ, तो 3 PM पे फिर नेक्स्ट मुझे मतलब जाने के लिए बोलेंगे, और फिर नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाएगा, तो यूजुअली 30 मिनट का होता है। ठीक है। एक सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी सफल विद्यार्थी के पीछे। जी, आपका क्या सपोर्ट सिस्टम रहा और ये आम विद्यार्थी के लिए कैसे काम करता है? सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा भूमिका है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता, आपको टाइम लग सकता है। तो ये आवश्यक है कि जो आपके माता पिता हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में कि मुझे कभी भी मेरे माता पिता द्वारा एक तो कोई रिसोर्स का क्रंच नहीं रहा कि भाई आपको पढ़ना है, आपको कुछ चीज़ चाहिए, तो नहीं, जो भी मैंने बोला उन्होंने मुझे अवेलेबल कराया। और दूसरा, जब आप
फेल होते हैं कि भाई ये मेंस नहीं हुआ, ये इंटरव्यू नहीं निकला, तो उस समय भी उनका जो स्टेटमेंट था कि कोई बात नहीं बेटा, फिर से प्रयास करेंगे और तुमको नहीं भी करना है, जो भी तुमको करना है, ये नहीं है कि तुम फेल हो गए, तुमसे नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं, ये सारे जो हमारे समाज में है, ये युवा वर्ग को और माता पिता को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पढ़ाई में जो रिजल्ट आते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट की अकेली भूमिका नहीं होती है, माता पिता का और उनके जो सगे संबंधी होते हैं, जो उनका हित चाहते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, उनका उतना ही रोल रहता है और वो सबका कलेक्टिव सक्सेस है, ना कि वो इंडिविजुअल की सक्सेस है। तो उस सपोर्ट सिस्टम को भी बनाना जरूरी है जी, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक बहुत कारगर सपोर्ट सिस्टम अगर विद्यार्थी के पीछे नहीं होता तो विद्यार्थी कई बार निराश हो जाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए सफलता और असफलता करो या मरो की बात होती है? जी, मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के समय में हम देखते हैं कि सफल तो जो हो जाते हैं उन पे बहुत लाइमलाइट होती है, परंतु चूंकि मैं अगर यूपीएससी की भी बात करूं, ऐसे भी मेरे साथ बहुत लोग हैं जो असफल हुए, परंतु मुझे लगता है वो उतने ही काबिल थे। कुछ उस दिन की या उस समय की गलतियां हुई तो और भी एग्जाम में जो असफल होते हैं, मेरा उनको मैसेज है कि आप धैर्य को बनाए रखिए। आज नहीं कल सफलता आपको आएगी, आपको इस तौर पे नहीं आएगी, मे बी यूपीएससी के आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसी और के रूप में आएगी। आप पेशेंस को रखिए, करेज को रखिए और आप जो भी आपने प्रिपरेशन की, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो प्रिपरेशन का कोई यूज़ नहीं हुआ, वो आपकी पर्सनालिटी को इनरिच करेगी, आपको एक मजबूत इंसान, एक सफल इंसान तो बनाएगी और जॉब कैरियर से मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सक्सेस को जज किया जा सकता है। बिल्कुल सही। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है वो सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। आप छतरपुर के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े, फिर आप सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब जो दौर है एजुकेशन का, जो एक जनरेशन जो पढ़ रही है, वो महंगे कॉन्वेंट स्कूल हैं, महंगे कॉलेजेस हैं। आप किस तरह से देखते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम को? जी, मैं अगर स्कूलिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई भी एजुकेशन हो, इवन आपकी कॉलेज की एजुकेशन और उसके बाद हम जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी फील्ड में जाएं, स्कूलिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका फंडामेंटली ये तय करती है कि आपका भविष्य क्या होगा। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। हम देख रहे हैं कि रिसेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्कूलिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और भविष्य में भी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, ताकि गरीब समाज का जो एक विद्यार्थी है जिसको शायद वो कॉन्वेंट स्कूल अवेलेबल ना हो पाए, तो गवर्नमेंट जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात करते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका तय करेंगे। आप कैसे विद्यार्थी थे अपने स्कूल टाइम में? जी, मुझे लगता है मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। इनिशियली मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ 8th क्लास तक, तो वहाँ पर भी मैं मतलब काफ़ी लोग, अगर मैं बोलूँ तो रैंक अच्छा आता था। फिर एक्सीलेंस में भी जब मैं 12th पास किया तो भी मेरा लगभग, मैंने सबसे ज़्यादा मेरा एक्सीलेंस 12th में मार्क्स थे। तो रिलेटिवली मैं फॉर्चुनेटली अच्छा विद्यार्थी कहूँगा। आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में सब सारे शिक्षित लोग हैं और आपके दादाजी तो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जैसा मुझे पता चला। पिता हेड कांस्टेबल रहे हैं। क्या पिता की क्या भूमिका रही? क्योंकि एक हेड कांस्टेबल पिता की खुशी तो खैर हम सब समझ रहे हैं कि उन्हें कितना फक्र हो रहा होगा इस बात पे कि उनका बेटा अब आईपीएस बनने जा रहा है। उनका क्या पूरा एक सपोर्ट सिस्टम रहा आपके साथ? जी, मुझे लगता है कि एक जो, अगर आप इसमें बोलेंगे कि जो सेंट्रल पिलर क्या था प्रिपरेशन का, तो निश्चित तौर पे मैं माता पिता को सिग्निफिकेंस देता हूँ और पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। मैंने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो कोई भी डिस्कशन होता है कि भाई पापा ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो हमेशा एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देना और कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना और बोलना कि आप कर सकते हो, आप कर पाओगे शायद। और तो जो ये सपोर्ट रहता है ये थ्रू आउट द प्रोसेस रहा, मतलब कॉलेज के बाद से भी, और ये 6 साल में जो असफल हुए, प्रीलिम्स में सफलता मिली, मेंस में फिर खुश हुए, फिर असफल हुए, फिर असफल हुए, तो जो मुझे लगता है कि आज जो जितना उनका खुशी का समय है वो शायद जो उन्होंने मेहनत की, जो एक पॉजिटिवली उन्होंने रिस्पॉन्स दिया मेरी प्रोसेस का, उसी का वो उनको भी हैप्पीनेस हो रही है।
आपकी पढ़ाई में आपने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा रोल है। एक विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है वो अपने लिए ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे चुने, जी वो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? जी, बेसिकली आज के टाइम पे काफ़ी कुछ रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं। इसको जज करने के लिए भाई कौन सा कोचिंग बेटर होगा, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम मेंटरिंग का रोल इसमें महत्वपूर्ण है कि जो भी निकला है, जैसे मैं निकला हूँ तो मैं बता सकता हूँ। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी के लिए कौन सी क्लास बेटर होगी, तो मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई ये 3-4 क्लास से मैंने पढ़ा है और मुझे लगता है टीचर काफ़ी जो हैं वो काफ़ी क्वालिटी स्टडी आपको दे सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके जो भी ऑप्शन है उनको लीजिए और उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो वहाँ से ले चुके हैं, आप फीडबैक लीजिए, उसके बाद अपने आप इवेल्यूएट कीजिए और फाइनली डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई, ना कि हम एडवर्टाइजमेंट के बेस्ड पर जाएं कि जिनके पोस्टर्स बड़े हैं कि हम उनको जाके हमने ज्वाइन कर लिया। हमें उसका फीडबैक जानना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कोचिंग ने आपको जो दिया वो आपने पूरा इंटरनलाइज किया और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मुझे लगता है मेंटरिंग का महत्वपूर्ण रोल है। एक बहुत बड़ा इस देश में ये हाइप होता है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा हाथी है, इसको मारना मतलब बहुत बड़ा काम है जी। कितना बड़ा एग्जाम ये होता है और इसको क्रैक करने का क्या प्रोसेस होता है? आपने क्रैक किया इसलिए आप आसानी से इसको बता सकते हैं। कितने लाख लोग इसमें बैठते हैं, किस तरीके से एग्जाम होता है, कितने स्टेजेस होते हैं और इसको क्रैक कैसे करें? जितनी मेरी जानकारी है शायद तक 9-10 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भरा, फिर 5-6-7 लाख, मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इतने लोग बैठे होंगे। फिर आपका जो प्रीलिम्स होगा तो उसमें एक स्पेसिफिक रेशियो के अकॉर्डिंग लेट्स से कि 10,000-11,000 लोगों को वो ले लेते हैं और बकाया 6 लाख लोग बैठे तो 5,90,000 या उतने लोगों को बाहर कर देते हैं। अब प्रीलिम्स मतलब पहला हाँ, जो प्रश्न पत्र होता है वो जी। और ये उसमें किस तरीके से क्या पूछा जाता है? जी, तो बेसिकली प्रीलिम्स में एक ही दिन में आपके 2 एग्जाम होंगे और इसमें एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। उसमें आपका एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग का होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और जो जीएस का पेपर होता है उसके आधार पर मेरिट बनती है। जीएस में जो प्रश्न होते हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, डिसाइड वो नहीं रहता, लेकिन जो एक सब्जेक्ट रहता है कि एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और करंट अफेयर हो गया और इवन रिसेंट में स्पोर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो एक ब्रॉड आइडिया रहता है कि आपको इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और फिर आप उनकी स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं और फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसमें आपकी मेरिट बनेगी, जो टॉप में 13,000 लोग, 10,000 लोग होंगे, उनको आप वो सिलेक्ट करेंगे और उनको मेंस की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है। फिर 2 से 3 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं जिसमें GS1, GS2, GS3 ये आपके जनरल स्टडीज़ के होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सारे पेपर होते हैं। GS4 का एथिक्स का पेपर होता है कि आप कितने एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर साबित होंगे। और एक ऐसे का पेपर होता है और फिर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो आपका चॉइस डिपेंड करता है कि आपका, जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, उसके 2 पेपर होते हैं। तो ये टोटल 7 पेपर होते हैं। इसके अलावा 2 पेपर हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश के पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करने पड़ते हैं और ये 7 पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। मेरिट में जो 13,000 या 11,000 लोगों का प्रीलिम्स के बाद सिलेक्ट हुआ तो एक फिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू के लिए कि 2,500, 2,200, 2,000 लोगों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू आपका 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को जोड़कर वो आपकी मेरिट बनाते हैं और उसके आधार पे फिर जो आपका, तो जैसे कि जितना मेंस के वो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए उनके आधार पे कि 1,000 लोग टोटल आपके फाइनल सिलेक्शन में, या 700-800 जो भी लोग हुए वो उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मतलब 10 लाख से कहानी शुरू होती है जी, और वो 500-700 पर आकर जी रुक जाती जी। तो बहुत हैवी कंपटीशन। जी, निश्चित तौर पे। और इसमें पढ़ाई का रोल तो है ही, लेकिन आपकी गाइडेंस का बड़ा रोल है। जी। ठीक है। जो एक यूपीएससी की तैयारी जो लोग करते हैं, क्या वे सिर्फ सफल हो रहे हैं तभी उन्हें यूपीएससी का हासिल मिल रहा है जी, या फिर एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी उस परीक्षा की तैयारी से ही बहुत कुछ हासिल कर पाता है? जी हाँ, मुझे लगता है कि इसमें हमें एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि जो यूपीएससी की सिंसियरिटी के साथ तैयारी करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं पर वो डिसिप्लिन नहीं दिखाते हैं।
तो जो सिंसियरिटी के साथ तैयारी करता है फिर भी वो असफल होता है, तो इसका मुझे लगता है कि काफ़ी मायनों में वो सफल होते हैं। मैं अपना जब एग्जाम्पल देखता था, स्वयं में मैं एवेल्यूएट करता था, जब मुझे सक्सेस नहीं मिली थी तब भी मुझे लगता था कि जो मेरी पर्सनालिटी ग्रो हुई है 5 साल में, मुझे सारा कुछ एक्सपोजर मालूम है, मुझे मालूम है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों है, कैसे हो सकता है और किस तरीके से हम उसको, एक पर्सपेक्टिव है क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशन पे डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है कि मे बी आपको जो वो एग्ज़ाम की सक्सेस नहीं मिली हो, जो एक एकेडमिक नॉलेज जो आपका बाइड होता है, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि आप जब प्रोसेस में बार बार आप संघर्ष करते हैं तो जो आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटी बिल्ड होती है, आप परजीवरेंस की बात करते हैं, आप पेशेंस आपके अंदर बहुत स्ट्रांग आ गया, करेज है कि भाई मैं फेल हूँगा तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस सिर्फ हम रिजल्ट के दिन तक नहीं, बल्कि एक पूरी प्रोसेस, रिजिड प्रोसेस है जो आपको कई मायनों में सक्सेस देती है। मतलब अगर अच्छे से तैयारी की है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका उस रैंक में आप नंबर आपके आए या रिजल्ट में आपका नाम आए तभी आप सफल माने। आप एक व्यक्ति के तौर पर तो काफ़ी कुछ पा ही लेते हैं। ठीक है, एक जो अब जिस डिपार्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, आईपीएस अगर आप बनेंगे तो एक पूरा पुलिस महकमा आपके लीडरशिप में काम करता है, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट का। पुलिस महकमे में किस तरीके से आप वर्तमान पुलिस महकमे को देखते हैं और इसमें सुधार की संभावनाओं को किस तरीके से देखते हैं? जी, निश्चित तौर में अगर हम बात करें इवन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम है पुलिसिंग सिस्टम में। जब हम इसको पढ़ते हैं तब हम इसको समझते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको बहुत अच्छा किया जाए। हम बात कर सकते हैं कि पुलिस का परसेप्शन का एक इशू है, मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो लिमिटेड मैन फोर्स है उस पर बर्डन ज़्यादा होता है और इसके कारण वो इफ़िशिएंट सर्विस डिलीवरी नहीं दे पाते हैं। कोई भी केस हो रहा है, टाइम लग रहा है, बिकॉज मैन पावर ही नहीं है। इंडिया में काफ़ी रेशियो ये कम है। टेक्नोलॉजी का रोल अभी तक लिमिटेड था। इसके अलावा मुझे लगता है इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि हम जितना डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि इनिशियली अकाउंटेबिलिटी का भी इशू था, बट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी जो मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो आम नागरिक है उसको जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छे से डिलीवर हों, ना कि किसी भी तरीके से सामान्य मानवीय का एक्सप्लॉयटेशन हो सके। तो मुझे लगता है काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि इसको हम कैसे एक इफेक्टिव पुलिसिंग के तौर पे हम डिलीवर कर सकें। आपका एक सब्जेक्ट आपने बताया इंटरनेशनल रिलेशन था। जी। मतलब उसमें क्या पढ़ रहे थे आप और कैसे ये रुचि जागी कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानना है और पढ़ना है? जी, तो इनिशियली मेरा जब कॉलेज हुआ तो जब ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या ऑप्शनल लेंगे, तो मैंने सारे ऑप्शनल को इवैल्यूएट किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे इंडिया के रिलेशन है, कैसे और देश काम करते हैं। और इसमें जो स्टडी का होता है तो यूजुअली आप देखते, पहले तो आपको फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई कौन से देश हैं, और फिर आपके इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि भाई इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है, इंडिया यूएस का क्या रिलेशन है, इंडिया रशिया का क्या रिलेशन है, इंडिया यूक्रेन में क्या स्टैंड ले रहा है और क्यों ले रहा है, क्यों। तो मुझे लगता है कि ये पूरा आपको एक जो अंडरस्टैंडिंग है, और इंटरनेशनल रिलेशन बहुत डायनेमिक है, आप डेली कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वो भी आपको एक इंथुसियाज्म क्रिएट करता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। मतलब जियोपॉलिटिक्स पढ़ना चाहिए आदमी को थोड़ा। जी, बहुत ज़रूरी। ठीक है, पढ़ने के अलावा मतलब आपकी जो किताबें थी, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी किताबें थी, वो तो ठीक है, इसके अलावा भी क्या और किताबों को पढ़ने का शौक है? और अगर आपने कुछ किताबें पढ़ी हैं तो वो जो सजेस्ट करना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि ये उन्हें पढ़ना चाहिए? जी, मुझे लगता है जो मेरा शौक है वो तो जैसे कि जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, मे बी वो आप स्टडी का हिस्सा एक हद तक उसको मान सकते हैं, परंतु यूजुअली वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, तो मुझे उनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। या फिर जो सिविल सर्वेंट्स का जो उनका लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि मे बी ब्रॉडली अगर आप यूपीएससी को एक्सप्लेन करें तो वो सारा कुछ सिलेबस का पार्ट बन जाता है, परंतु फिर भी, या फिर जो इंडिया आफ्टर गांधी है, रामचंद्र गुहा जी की बुक, वो आपको हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो ऐसी बुक्स में मेरा इंटरेस्ट था और मैं फिर उनको पढ़ता था। वो इधर भी हेल्प करती थी और मैंने जैसे बताया वो इंटरटेनमेंट का काम भी करती थी। कभी कविताएं, किस्से, कहानियाँ, चुटकुले, गीत, संगीत, ये कुछ कभी नहीं किया?
नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि ये सब कुछ नहीं किया। यूट्यूब पे सारा कुछ हम देखते हैं, कॉमेडी को भी देखते हैं, कविताएं हैं जो अच्छी लगती हैं उनको भी देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि इंटरटेनमेंट पूरी तरीके से बैन था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कितने दूर है और आप अपने आप को कैसे इंटरटेन कर रहे हैं। चलिए, तो आशुतोष बहुत शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं, दोबारा से दे रहे हैं पूरे छतरपुर और मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की ओर से कि आप एक बड़ी परीक्षा में यूपीएससी में 198 रैंक के साथ सफल हुए हैं और एक काबिल आईपीएस अधिकारी बनेंगे आप, और जहां भी रहेंगे देश की सेवा करेंगे। आपके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपकी बातचीत से कुछ सीखने योग्य समझा होगा, और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका, आप सभी दर्शकों का भी नमस्कार। थैंक यू।